नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ सीआरपीसी के साथ। जैसा कि मैं आपको विदित करती हूँ कि 11 सितंबर से हम लोगों का नया बैच स्टार्ट होगा आरजेएस के लिए, एडीजे के लिए, जेएलओ के लिए, एपीओ के लिए। और बात आती है यहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की, उसका मीनिंग क्या है। आज मैं फिर से आपको उसका मीनिंग समझाऊंगी। जैसे एग्जाम्पल सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो सब्जेक्ट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ये पूरे इंडिया में आते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आएंगे। तो इनको जो पढ़ाने का हमारा वे है वो केवल ऐसे नहीं कि हम आरजेएस के पर्पज से पढ़ाएंगे, वो हम आपको हर एग्जाम के पर्पज से पढ़ाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बार कमेंट्री यूज़ की। कमेंट्री मीनिंग हो आप लोगों को पता है, बुक्स लाइक के केलकर की बुक्स हैं, रतनलाल धीरज लाल की बुक्स हैं। देखिए बुक्स को भी उसमें कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा बुक्स इन्वॉल्व करना भी हानिकारक होता है क्योंकि हर एक का अपना थॉट्स होता है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे, हम उन चीज़ों को लेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का होता है। साथ ही मैं ऑल इंडिया जुडिशरी की बात करती हूँ तो जहाँ मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे यूपीजेएस हैं, एमपीजेएस हैं, हमारे पास यूके का है, गुजरात का है, राजस्थान का है। तो वहाँ सबके अंदर जो प्रीवियस पेपर होता है हम उसको साथ साथ में लेके चलते हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्ट बेस पे नहीं प्रॉब्लम बेस पे आ गया है या फिर वो थोड़ा सा थ्योरी बेस पे आ गया है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ गया, तो वो भी हम मिला जुला सके कि उसको कैसे करते हैं, उसी को दिखाने के लिए आज आपके सामने हो। तो कैसे हम क्लास में कमेंट्री, बुक्स, बैरेक साथ में लेके हुए चलते हैं, वो आपके सामने एक छोटा सा एक डेमो क्लास है। हम बात करते हैं सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 12 के। जनरली आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा सीआरपीसी का, मैंने सारा चैप्टराइजेशन कराया था कि किस तरह से हम एक एक चैप्टर को लेके फॉलो करते हैं। चैप्टराइजेशन से आपको चैप्टर याद हो गए। आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि हम चैप्टर के साथ साथ चैप्टर के पूरे सेक्शन को कैसे याद करते हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों के पास एक क्वेश्चन होता है कि हमें सेक्शन याद नहीं होते, हमें सेक्शन याद नहीं होंगे। तो ये आपके लिए बेनिफिट करेगा, सेक्शन भी कैसे याद कर सकते हो विद केस लॉज के। कितने केस लॉज जो है हमारे काम आएंगे, क्योंकि एक साथ केस लॉज याद करने से वो याद नहीं होते हैं, तो उनको डे बाई डे ही हमें साथ चलाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 कहता है इन्फॉर्मेशन टू पुलिस। एंड देन क्या करेगी पुलिस? इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्यों यहाँ पर इंक्वायरी नहीं आया, क्यों यहाँ पर जो ट्रायल वर्ड नहीं आया? क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ना तो इंक्वायरी कर सकती है, ना ही ट्रायल कर सकती है। अब हमारे पास सवाल आता है कि किन मैटर में पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। तो यहाँ पर एक बात करते हैं, हमारे पास मैटर है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। तो बोलते हैं कॉग्निजेबल मैटर में क्या होती है कि सब एफआईआर दर्ज होती है, तो नॉन कॉग्निजेबल में क्या होती है कि सब कंप्लेंट फाइल होती है। लेकिन अगर कॉग्निजेबल मैटर में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो देन आपके पास फर्दर क्या ऑप्शन होगा? तो आपके पास ऑप्शन होगा उसका कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? कॉग्निजेबल मैटर में एफआईआर भी हो सकती है, कंप्लेंट भी हो सकती है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल में ओनली कंप्लेंट फाइल होगी। अगर ऐसी बात है कि ओनली कंप्लेंट फाइल होगी तो फिर एक कंफ्यूजन है, क्योंकि पुलिस एडवोकेट तो नहीं है, उसको लॉ का नॉलेज तो नहीं है। अगर किसी मैटर में पुलिस के पास गए और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता चला कि मैटर तो नॉन कॉग्निजेबल है, फिर क्या हुआ? पुलिस वापस मैटर में खत्म करेगी? पूरा मैटर खत्म नहीं करेगी। पुलिस जो रिपोर्ट पेश करेगी वो बन जाएगा आपका कंप्लेंट और पुलिस खुद बन जाएगा कंप्लेनेंट। ये हमने कहाँ पढ़ा था? 2D में। कहाँ पढ़ा था? 2D। तो इस चैप्टर को समझने के लिए पहले आपके पास सेक्शन 2D का नॉलेज होना जरूरी है। देन हम बात करते हैं, आपसे फिर से सवाल आता है कि एफआईआर किस मामले में होती है। तो आप कह सकते हैं कॉग्निजेबल मैटर में। तो आपसे पूछा जाएगा कंप्लेंट किस मैटर में हो सकती है, तो आप लिखेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों मैटर में हो सकती है। अब आपके पास आता है ये एफआईआर क्या है। तो सीआरपीसी में एफआईआर को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो एफआईआर की बात हम कहाँ पढ़ते हैं? तो सेक्शन 154 और उसका टाइटल यही कहता है। तो आप लोग अपने बैग ओपन कर सकते हैं और चैप्टर नंबर 12 ओपन कर लीजिए। इसमें हम देखेंगे 154 और 154 कहता है कि हम कॉग्निजेबल मैटर में क्या करेंगे कि साहब कॉग्निजेबल मैटर में हम जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाएगी? तो बोला पुलिस को इन्फॉर्मेशन आप ऑरल भी दे सकते हैं, आप रिटर्न भी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप ऑरल देते हैं तो लिखेंगे, लिख के आपके सिग्नेचर कराएंगे, और जब आप रिटर्न देते हैं तो आपको खुद ही लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आपके पास फर्दर क्वेश्चन आता है कि क्या जो है आपके क्या कहते हैं कि मोबाइल पर भी कराई जा सकती है। बोला यस कराई जा सकती है। कौन से मैटर में कहा गया है कि मोबाइल पर भी कराई जा सकती है? तो उन्होंने कहा कौन से मैटर में करा सकते हैं? तो एक केस था सुनील वर्सेस स्टेट पे कहा गया था। तो क्या कहता है सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 कहता है एफआईआर दर्ज कराना, प्रथम सूचना रिपोर्ट ऑरल हो सकती है, रिटन हो सकती है। इसका एक प्रोवाइडेड देखेंगे आप, प्रोवाइडेड में लिखता है फीमेल, यानी महिला अधिकारी करेगी। कौन से मैटर में फीमेल ऑफिसर करेगी? तो बोला उस मैटर में फीमेल ऑफिसर करेगी जिस मैटर के अंदर रेप से रिलेटेड कोई मैटर हो, जो आपके यहाँ प्रोवाइडेड में दिया गया है। उस प्रोवाइडेड में हम फर्दर पढ़ेंगे ABC। वो कहता है कि अगर कोई बंदा
मेंटली और फिजिकली डिसेबल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो बोला मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाएगा। जब मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाएगा तो फिर क्या होगा, तो बोला जब भी कोई चीज़ मजिस्ट्रेट के सामने लिखी जाती है तो वो अपने आप में एग्जामिनेशन चीफ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एग्जामिनेशन चीफ। और ये बात हम कहाँ पढ़ेंगे, तो ये हम बात पढ़ेंगे कहाँ पर, सेक्शन नंबर 164A के अंदर। 164A के अंदर पढ़ेंगे, साथ के 164 के अंदर सबसेक्शन 5 के ए में पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो की जाएगी वो क्या मानी जाएगी, 164 के अंदर वो एग्जामिनेशन चीफ मानी जाएगी, उसका क्लोजर ही होगा। तो सबसेक्शन 1 हमें ये बताएगा पूरा का पूरा 154 का कौन कर सकता है, कैसे करा सकता है। सबसेक्शन 2 ने आपसे कहा कि आप क्या कर सकते हैं, कि बोला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी। सबसेक्शन 3 कहता है सुप्रीडेंट, यानी क्या बताना चाहता है, ये कहता है मान लीजिए कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, देन आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा काम कर सकते हैं, आप पुलिस सुप्रीडेंट को कौन सा, उसी लोकल जुडिक्शन में बाई पोस्ट भिजवा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। तो तीनों चीज़ें आपके सामने आ गई। तो चौथी चीज़ में गड़बड़ हो गई, अगर पुलिस सुप्रीडेंट ने भी कुछ नहीं किया तो देन फर्दर क्या होगा, बोला कंप्लेंट फाइल होगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कंप्लेंट कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों मैटर में हो सकती हैं। तो सबसेक्शन 3 के साथ हम ऑब्लिक करके लिखेंगे सेक्शन नंबर 2D। ये तो हो गया हमारे पास। अब हमारे पास अगली जो बात आती है वो ये आती है कि मान लीजिए हम बात करते हैं कि क्या फ़ोन पर भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। बोला यस, फ़ोन पर भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। ये कौन से केस में कहा, तो हम केस का नाम लिखेंगे सुनील वर्सेस स्टेट। और इस केस में कहा गया है कि फ़ोन पर भी, टेलीफोनिक भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ये जो सुनील वर्सेस स्टेट है, कहीं एग्जाम में पूछा जा चुका है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 154 सबसे इजी है, लेकिन हम इसको एफआईआर की डेफिनेशन नहीं कह सकते। तब आपके पास हम सवाल आता है कि एफआईआर की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो एफआईआर की डेफिनेशन की हम बात करते हो पुलिस एक्ट में दी गई, जो सीआरपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। अब आता सेक्शन 155। 155 वेरी इंपॉर्टेंट है, साफ कहता है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में क्या करेंगे। तो 4 सबसेक्शन है हमारे पास जो बताता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम क्या करेंगे। सबसेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। सबसेक्शन 1 कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमेशा कंप्लेंट फाइल होगी। आप पुलिस के पास चले गए तो क्या होगा, बोले कोई दिक्कत नहीं, पुलिस के पास चले जाओगे तो पुलिस एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उस मेंटेन में आपकी बात लिखेगा, आपको क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के साथ भेज देगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि और क्या करेगा, तो पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, कि ठीक है। सबसेक्शन 3 कहता है कि वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसके पास वो सारी पावर होगी जो कि उसके पास किसमें होती है, कॉग्निजेबल मैटर में होती है, लेकिन वो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है। देन आता सबसेक्शन नंबर 4। सबसेक्शन नंबर 4 क्या कहता है कि अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, कॉग्निजेबल केस की बात करता है। तो याद कीजिए सेक्शन नंबर 2 का सी क्या था, सेक्शन नंबर 2 का सी हम सब ने पढ़ा था 2C। तो सबसेक्शन 4 के साथ आप लिखेंगे 2 का सी, और 2 के सी में अपन ने देखा था कि कॉग्निजेबल मैटर और कॉग्निजेबल केस क्या होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताता कॉग्निजेबल मैटर और कॉग्निजेबल केस क्या होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब कभी भी मजिस्ट्रेट के पास इन्फॉर्मेशन आती है, कंप्लेंट फाइल होती है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पता चलता है कि मोर देन 1 मैटर कॉग्निजेबल है और अदर मैटर नॉन कॉग्निजेबल है, तो क्या होगा, तो पूरा का पूरा मैटर कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा और उसकी प्रोसीडिंग कैसे होंगी, कॉग्निजेबल की। तो याद कीजिए 2C कहता है व्हाट डू यू मीन कॉग्निजेबल मैटर एंड कॉग्निजेबल केस, ये है वो केस। तो इसके साथ क्या लिखेंगे हम, 1-2 का C 154 के सबसेक्शन 4 के साथ। तो यहाँ तक अपन ने देखा कि 154 कहता है कि आप मोबाइल पर भी लगा सकते हैं, सुनील वर्सेस स्टेट में कहा है कि मोबाइल पर लिखी भी दी जा सकती है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि जब आप एफआईआर लिखवाने जाते हो तो सिग्नेचर करने होते हैं, पर यहाँ तो होता नहीं कि वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। 155 में अपन ने क्या कहा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आपने वही कार्रवाई बता दी कि कैसे पुलिस करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, सब कुछ आ गया, लेकिन 154 की तो बता ही नहीं। तो 154 की कहाँ दी गई है, 156 और 157 में। तो ये आया हमारे पास 156 और 157 के अंदर। और ये दोनों हमें क्या बताता है, तो 156 कहता है कि पुलिस ऑफिसर कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे बात आती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा कैसे किया जाएगा। तो 156 में आपके पास 3 बातें हैं, क्या कहा मैंने, 3 सबसेक्शन है, 1, 2 एंड 3। देखो सबसेक्शन 1 सिंपल कहता है कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जैसे आप मैटर आएगा पुलिस प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। लेकिन सबसेक्शन 2 कहता है उसके पास वो सारी पावर होगी, जैसे वो काम करना है, लेकिन कभी भी किसी भी पुलिस से यह नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हें इसके बारे में सूचना कहाँ मिली, तुम कैसे कर सकते हो, तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। पुलिस तो पुलिस को काम तो कर ही सकता है, तो उसके लिए कभी मना नहीं होगा। ये बात हम कहाँ पढ़ते हैं, हमने पढ़ी थी एविडेंस एक्ट, और सेक्शन 125 भी यही कहता है कभी भी किसी मजिस्ट्रेट से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 125।
सबसेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने सुना होगा 156(3). ये क्या है 156(3)? प्रैक्टिकली सुना होगा ना 156(3) क्या है? ये हमारा 156(3) है। और 156(3) हमें कहता है कि जब कभी भी सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लेता है, कौन लेता है कॉग्निजेंस 190 में? तो बोला सब 3 जने लेते हैं। कौन है भाई वो 3 जने? 2 जने लेते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट। कैसे लेते हैं? 3 कंडीशन में, पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट और स्वमोटो। तो उन्होंने कहा जब पुलिस रिपोर्ट पर होती है तो पुलिस खुद ही कर लेती है, लेकिन जब मैटर कंप्लेंट का और स्वमोटो तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो हम कहते हैं 156(3) में भेजा जाता है। याद आया? 156(3) में इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि जब भी किसी मैटर में कंप्लेंट फाइल होता है तो मजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन है, या तो इन्वेस्टिगेशन करा ले या इंक्वायरी करा ले। और हमने देखा भी था सेक्शन 202 देखेंगे, वहाँ आता पोस्टपोनमेंट, यानी मजिस्ट्रेट कंप्लेंट केस पर डायरेक्ट प्रोसीडिंग कर सकता है, बट डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने से पहले वो एक बार रुक सकता है, पोस्टपोन कर सकता है अपनी प्रोसीडिंग को और देन ऑर्डर दे सकता है। किसका? इन्वेस्टिगेशन का या इंक्वायरी का। इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा तो कहाँ देगा? 156(3) में। ये है आपका 156(3). तो हमने क्या पढ़ा? 154 के अंदर एफआईआर आई, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर 154 कहता है एफआईआर, 155 कहता है नॉन कॉग्निजेबल मैटर में, और 156 कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब 157 कहता है भैया इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर क्या होगी? तो आप खुद देखिए 157 कहता है कि जब राम के नाम से कोई आई है इन्फॉर्मेशन तो पुलिस को खुद को जाने की जरूरत नहीं है। देन पुलिस क्या करेगी? राम को कॉल करेगी कि भैया आ जाओ, तुम्हारे खिलाफ ऐसा ऐसा हुआ, तुम बता दो क्या हुआ। अगर नहीं है तो पुलिस को जाना ही पड़ेगा वहाँ पर। तो कहा जा नाम के साथ आई हुई है किसी चीज़ की तो करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले ये हमने कहाँ देखा था? तो ये अपन ने देखा था 41A के साथ। तो सबसे पहले तो हम 157 के साथ लिखेंगे 41A। फिर 157 प्रोसीजर में और हम क्या पढ़ेंगे? 157 प्रोसीजर कहता है कि सबसेक्शन 1 कहता है कि जैसे प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे तो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन आप खुद ऑफिस इंचार्ज कर सकते हैं, अपने सबऑर्डिनेट से करा सकते हैं, और उसकी रिपोर्ट कहाँ भेजेगी? मजिस्ट्रेट के सामने। प्रोवाइडेड ये कहता है कि जब आपको लगता है कि इसी के नाम से तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, और जहाँ आपको लगता है मैटर नहीं बनता पाया है तो उसको क्या करेगा? बंद करेगा और रीजंस लिखेगा, भैया मुझे नहीं लगता इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है। क्योंकि भेड़िया वाली कहानी सुनी होगी, रोज कहता है भेड़िया आया पे भेड़िया आता नहीं है। तो 154 कहता है कि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो 155 कहता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो 156 कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, तो 157 कहता है उसका प्रोसीडिंग क्या होगा। अब आता है आपके पास 158 कहता है कि रिपोर्ट। अब क्या कहेंगे? रिपोर्ट हाउ, ये रिपोर्ट आप कैसे लेके जाओगे? तो इन्होंने कहा सुपीरियर पुलिस ऑफिसर लेके जा सकता है। और कौन के लेके जा सकता है? तो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर किसी बंदे को वहाँ बना रखा है, स्पेशल कोई है तो स्पेशल लेके जा सकता है। जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो ऐसी रिपोर्ट हमने पहले भी पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी रिपोर्ट? तो अपन ने पढ़ी थी सेक्शन 58 में। फर्क क्या है? सेक्शन 58 में हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं, और वहाँ जैसे किसी बंदे को हम अरेस्ट करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं डीएम और एसडीएम को देते हैं 58 में। और 158 के अंदर जो आपने प्रोसीडिंग की 156 और 157 में जो इन्वेस्टिगेशन किया उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को कौन लेके जाएगा? सुपीरियर पुलिस ऑफिसर लेके जाएगा, जूनियर लेके जाएगा, सबऑर्डिनेट लेके जाएगा, उसकी बात हमें बताता है। देन आता है मेरे पास 159 में आता है यहाँ पर 2 ऑप्शन। क्या 2 ऑप्शन होता है कि आप क्या कर सकते हैं? तो मजिस्ट्रेट के पास वही पार है, या तो इन्वेस्टिगेशन करा ले, इन्वेस्टिगेशन को रोक के क्या करवा सकता है? वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करवा सकता है। इवन दो वो अपने सबऑर्डिनेट से भी कह सकता है कि तू काम करवा ले, तू इसको कंप्लीट कर ले। तो ऐसा क्यों उन्होंने कहा? तो जब सबऑर्डिनेट को देता है तो ये प्रोसीडिंग हम कहाँ पढ़ते हैं? वो अपने सबऑर्डिनेट से भी काम करवा के दे सकता है। तो ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 191 में। और 191 यही कहता है 192 के अंदर, और 192 यही कहता है कि क्या कहता है 192? मेक कवर करना, अपने सबऑर्डिनेट से भी डिस्पोजल कराने के लिए कह सकता है। तो 154 में अपने कॉग्निजेबल में किया, फिर 155 आया हमारा नॉन कॉग्निजेबल के लिए, फिर 156 आ गए हम लोगों के लिए किसकी बात करता है? इन्वेस्टिगेशन की। और 157 कहता प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर कंप्लीट करते 158 में आप क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देंगे। तो 159 के अंदर क्या होगा? वो या तो खुद प्रोसीडिंग करेगा, या प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करा सकता है, या सबऑर्डिनेट से करवा सकता है। अब जैसे ये सब प्रोसीडिंग होने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? तो 160 कहता है विटनेसेस को बुलाना पड़ेगा। किसको बुलाना पड़ेगा? विटनेसेस को। यहाँ विटनेसेस को बुलाएंगे। यहाँ पर भी एक शर्त है। कौन सा विटनेस? जो 15 साल से कम का कोई मेल पर्सन है, या 65 से ऊपर का कोई मेल है, या किसने एनी एज की कोई फीमेल है, तो उसको नहीं बुलाया जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? यही हमारा प्री का क्वेश्चन है कि ये जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ हम जाएंगे, बाकी सबको यहाँ पे बुलाया जाएगा। यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है कि जो भी विटनेसेस आएंगे जाएंगे उन सबका पैसा किसको देना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई रूल और रेगुलेशन से किसको देना होता है? पुलिस को देना होता है। देन 161 ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइनली हमारा 161 आ गया। इन्होंने कहा कि अब तुम्हें कुछ ध्यान रखना है। ये बात करता है विटनेसेस की, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। विटनेसेस से क्या क्या एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या नहीं। हमने देखा है कि यहाँ पे 2 बातें पढ़ेंगे। क्या 2 बातें पढ़ेंगे? एक हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 का 2, आर्टिकल 20 का 3, और एक हम पढ़ेंगे 132 एविडेंस एक्ट।
देखो जब मैंने आर्टिकल बोल दिया वह मैं कॉन्स्टिट्यूशन का नाम नहीं बोलूंगी क्योंकि वही आर्टिकल है और 132 इन दोनों में क्या पड़ा। आर्टिकल 20 का थिंक कहता है कि किसी भी अक्यूज्ड को अपने अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते। लेकिन 132 कहता है कोई भी विटनेस इसलिए किसी चीज का रिप्लाई करने के लिए डिनाई नहीं कर सकता कि उसको रिप्लाई क्या है उसको ऑफेंस में फंसाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके लिए कुछ केसेस हमें ध्यान रखने होते हैं जिनको देखना होता है। पहला केस आता है अपना नंदिनी शतपथी का, दूसरा आता है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का, और तीसरा आता है अपना बच्चन सिंह का। ये 3 केस जो है इसमें लीडिंग केस है। तो पहला आ जाता है हमारे पास नंदिनी शतपथी, दूसरा आ जाता है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, और तीसरा आ जाता है अपने पास बच्चन सिंह का। बलदेव सिंह, सो बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तीसरा कौन है हमारे पास, बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और एक और केस हम लिखेंगे यहाँ पर। तो नंदिनी शतपथी हो गई, सेल्वी हो गई, बलदेव सिंह हो गया, और चौथा आ जाएगा कमलनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्या आ जाएगा, कमलनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इन चारों की डिटेल हम देखेंगे कि इन केसेस में क्या क्या कहा गया है 161 के तहत। 161 के अंदर जब हम कहते हैं 161 तो कुछ चीज़ें जो हिंदी में जो अच्छी होती है क्योंकि प्रैक्टिकली हो जाता है ना। 161 के बयान ले लिए, ये 161 के बयान क्या होता है, तो बोला 161 के बयान वो होते हैं जब पहली बार कोई पकड़ के आए जाते हैं तो बताते हैं। यानी 161 के बयान 99% चेंज हो सकते हैं। उसका रीज़न है जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, एक लड़की को कोई लड़का भगा के ले गया, उल्टा चलता है दुनिया में, लड़की भाग गई, हम थोड़ा चेंज करते हैं, लड़का भगा के ले गया। जब पकड़ के लेके आता तो लड़की सब कुछ लड़के के फेवर में बोलती, नहीं ऐसा नहीं था, मैं अपनी मर्जी से गई, ये वो 100 बातें बताती है। वो सब कुछ पुलिस लिख लेती है। देन फर्दर वो अपने घर जाती वही पेरेंट्स का दबाव, अगर तुमने बयान चेंज नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा। वो तो दोनों के लिए मर गई, ना तो उस लड़के की तरफ बोल सकती ना पिता की, अब क्या करे। तो इसलिए 161 के बयान चेंज हो जाते हैं। जो 161 के बयान चेंज होते हैं इसलिए साफ कहा गया है 162 में कि कभी भी इन पर सिग्नेचर नहीं किया जाएगा। बट इन द केस सिग्नेचर कर दिया तो क्या होगा, बोला कोई दिक्कत नहीं है, उनको और केयरफुली देखा जाएगा। किस केस में कहा गया, तो आता है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एमके एंथोनी में। किस केस में कहा गया, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एमके एंथोनी में कहा गया है कि साइन कर लिया तो गलत नहीं होगा, लेकिन साइन नहीं कराया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि किन किन एविडेंस के किन किन चीज़ों को बताने की जरूरत नहीं, कौन कौन से सेक्शंस इस पर अप्लाई हो जाएंगे। देन हम इसमें देखेंगे 163 क्लियर कहता है कि जब ये स्टेटमेंट लिए जाते हैं तो उसको किसी तरह का इंडोर्समेंट नहीं देंगे। सेम यही बात हम कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 24 एविडेंस एक्ट में भी पढ़ते हैं, किसी तरह का कोई भी इंडोर्समेंट नहीं दिया जाएगा। यानी अब देखिए चारों सेक्शन साथ चलते हैं। 161 में हमने आपको बुलाया, 161 में हमने आपके एविडेंस ली, 162 में हमने आपके एविडेंस के कोई सिग्नेचर नहीं कराए, और 163 में हमने कोई इंडोर्समेंट नहीं दिया। यानी आप फ्री हैं क्या करने के लिए, कन्फेशन करने के लिए। तो 164 कहता है कन्फेशन। यानी अब देखा जाए तो सेक्शन को भी याद करने का एक तरीका होता है कि 154 नॉन कॉग्निजेबल की बात करेगा तो 155 नॉन कॉग्निजेबल की बात करेगा। 156 कहता है कॉग्निजेबल प्रोसीजर के इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो 157 कहता है प्रोसीजर क्या होगा। 158 कहता है रिपोर्ट दे दीजिए, तो 159 कहता है रुकिए हम इन्वेस्टिगेशन की जगह प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कराएंगे। 160 कहता है चलो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करोगे तो विटनेसेस को बुलाओ, 160 में विटनेसेस आएंगे, 162 में वो सिग्नेचर नहीं करेंगे और 160 में इंडोर्समेंट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 164 में हम उससे कहेंगे कि आप कन्फेशन करने के लिए फ्री हैं, आपको किसी तरह से बाउंड नहीं किया जाता है। तो 164 कहता है आपका कन्फेशन। 164 के अंदर हमारे पास कम से कम 50 सवाल बनते हैं। बात करते हैं 164 के सबसेक्शन नंबर 1 की और बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 5 की। बाकी हम पढ़ते जाएंगे लेकिन 2 पता होना चाहिए, ये कन्फेशन की बात करेगा तो ये स्टेटमेंट की बात करेगा। यानी 164 जनरली बच्चे जो है कन्फेशन से याद रखते हैं, जबकि इसमें कन्फेशन और स्टेटमेंट दोनों हैं। अब सबसेक्शन 1 ही हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कौन कर सकता है, कब कर सकता है, कैसे, तो पहली कंडीशन आती है एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या वर्ड यूज़ किया मैंने, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है। कब कर सकता है, तो बोला है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बट बिफोर इंक्वायरी एंड ट्रायल। देन आता है आपके पास चाहे उसके पास जुडिक्शन हो या नहीं हो, बट पुलिस ऑफिसर जब वो एज ए मजिस्ट्रेट वर्क करता है तो वो इन्वेस्टिगेशन वो कन्फेशन नहीं लिख सकता है। तो क्या कहता है सबसेक्शन 1, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे उसके पास जुडिक्शन है या नहीं है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बिफोर इंक्वायरी ट्रायल कन्फेशन लिख सकता है। बट अगर कोई पुलिस ऑफिसर एज ए मजिस्ट्रेट डीम्ड होके उसकी पावर को हेल्ड कर रहा है तो उस डीटिंग को कन्फेशन नहीं लिख सकता है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सबसेक्शन 2 कहेंगे हम लिख लेंगे, सबसेक्शन 3 कहेंगे। अगर वो कहने के लिए इच्छुक नहीं है कन्फेशन करने के लिए तो उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। सबसेक्शन 4 कहता है कन्फेशन 281 के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, बट
उससे पहले वार्निंग दी जाएगी कि तू कन्फेशन करने के लिए फ्री है, तो चाहे तो कर चाहे तो मत कर, क्योंकि अगर तुमने किया तो तेरे अगेंस्ट यूज़ की जाएगी और जब जब जरूरत पड़ेगी तो तेरे साथियों के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। साथियों के अगेंस्ट की बात कहाँ से आई? इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 30 में। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 30 साथियों की बात करता है। वैसे 164 के साथ क्या लिख सकते हैं कन्फेशन की बात करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 24 से लगा के 30 पूरा ही आ जाता है हमारा। ठीक है, अब सबसेक्शन 5 पे स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो एक और प्री का सवाल निकलता है कि कन्फेशन कभी भी ऑथ पर नहीं लिया जाता है, जबकि सबसेक्शन 5 में स्टेटमेंट ऑथ पर लिए जा सकते हैं। तो सबसेक्शन 5 कहता है, 5 का ए कहता है कि अगर कोई मेंटली फिजिकल डिसेबल है तो उसकी प्रोसीडिंग की जाएगी और उसके द्वारा जो कुछ कहा जाएगा वो अपने आप में एग्जामिनेशन चीफ मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 137, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 137 के। देन आता है हमारे पास 164 कहता है, ये 164 जो है आपका ये आरजीएस मेन का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 164A जो है हमारा वो 164A जो हमें बताता है किसकी बात करता है? रेप विक्टिम की। तो देखिए याद कीजिए, रेप अक्यूज्ड को अपन ने कहाँ पढ़ा था? तो रेप अक्यूज्ड को अपन ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 54A में। पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, जो वहाँ लिखा सेम वही यहाँ लिखा है, बस उन दोनों में एक ही बात डिफरेंट है जो अपने आप में प्री का क्वेश्चंस बनता है कि रेप अक्यूज्ड चाहे कंसेंट दे चाहे डिनाई करे उसकी मेडिकल एज एविडेंस में एक्सेप्टेबल होगी। बट 164A का लास्ट सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर विक्टिम ने कंसेंट नहीं दी मेडिकल की तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट भले ही आपने कर ली हो एज ए एविडेंस एडमिशेबल नहीं होगी। यही हमारे लिए काम का है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके लिए हमारे पास था कंसेंट नहीं थी तो नहीं थी। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? तो हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 114A के अंदर और हम कहाँ पढ़ते हैं 53A। किसकी बात करती है दोनों सेक्शन? इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करता है। तो 164 जो है उसको पूरे एक डायग्राम के साथ हम पूरा का पूरा आरजीएस मेन के पर्पस के लिए लिखाते हैं, क्योंकि अभी जो बोर्ड पे मैं लिखा रही हूँ वो सब प्री के लिए होता है, क्योंकि बोर्ड पे मैं प्री ही करवा सकती हूँ। मेन के लिए मुझे बोर्ड के क्लास में पूरा डायग्राम अलग से बनाना पड़ता है। इस बोर्ड के साथ मैं दो काम नहीं कर सकती एट द टाइम। देन आता है आपके पास 165, 166, 166A और 166B। ये हमारे बड़े इंटरेस्टिंग सेक्शन है, बड़ा अच्छे सेक्शन है। ये कहते हैं मुझे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो उतना ही पढ़ो जितना काम का है, क्योंकि हम लोग सीआरपीसी जब पढ़ते तो ये मान के चलते हैं कि सारी सीआरपीसी आरजीएस के पर्पस से नहीं बनी हुई है, लेकिन मेजर एक्ट है। अगर डिटेल ना पढ़े तो कुछ सेक्शंस के टाइटल्स हमें पता होने चाहिए। तो यही हमें बताता है 165 क्या कहता है कि सर्च कैसे करेगी पुलिस ऑफिसर? खुद कर सकती है, अपने सबऑर्डिनेट को खुद कर सकती हैं, अपने सबऑर्डिनेट को दे सकती हैं। अगर इंडिया के बाहर भेजना है तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आ जाएगा। अभी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या है इसकी कहानी समझते हैं। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है हमारा सिविल मैटर में भी होता है, हमारा क्रिमिनल मैटर में होता है। अगर आपको याद होगा तो सिविल में कमीशन पड़ा था, जो कमीशन है सिविल में वही हमारा क्रिमिनल में इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस तो होती नहीं है तो कमीशन ही जाएगा। तो जो कमीशन है तो आप देखना सेक्शन 77 कहता है कि जब कमीशन को आउट ऑफ इंडिया में भेजा जाता है तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हो जाता है। सेम यही बात करता है कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन आउट ऑफ इंडिया में करनी है तो क्या हो जाती है? तो बोला वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के रूप में जाती है। तो 166A में इंडिया से बाहर जाते हैं हम, और 166 भी इंडिया के बाहर वाले हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। तो एक आ जाता है टू इंडिया और एक आ जाता है फ्रॉम इंडिया। ये सारा प्रोसीडिंग कौन कराएगी? हमारे पास एक नाम हमेशा याद होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट। चाहे ये हो चाहे ये, दोनों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। अब हम बात करते हैं 167 की। 167 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरजीएस मेन के लिए, बहुत सारे सवाल बनते हैं इसके अंदर से। आप आराम से इसको कर सकते थे कि छोटा सा डायग्राम मैं बना रही हूँ। डायग्राम को अगर ध्यान में रखते हुए करते तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ये तो ऐसे इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। देना जाएगा आपका सबसेक्शन नंबर 2, फिर सबसेक्शन 3, 4, 5 एंड सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 1 कहता है 24 आवर। क्या बात करता है? 24 आवर। अगर जब मैं 24 आवर की बात करते हैं तो हमेशा हम रिवीजन करते हैं और रिवीजन पे हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि जल्दी बताओ इससे पहले पहले अपन ने 24 आवर कहाँ कहाँ पढ़ा। तो सबसे पहले हम याद करते हैं 42 का क्लोज 3 में पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ा था 57 के अंदर। देन इससे पहले हमने कहाँ पढ़ा था? 76 में। फिर इससे पहले एक जगह कौन पढ़ा? 151। यानी अब तक हमने इतनी जगह पर जो है क्या कर लिया? 24 आवर पढ़ लिया था। आगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन 167 से पहले ये पढ़ा, वो अलग अलग बात करता है। और सीआरपीसी भी अच्छी क्वालिटी है, आप पूरा सीआरपीसी पढ़ेंगे। अगर कहीं भी आर की बात आएगी तो हमेशा 24 आर ही आता है। जबकि एनडीपीएस में चले जाओगे तो 48 आर हो जाता है, दूसरे एक्ट में चले जाओगे तो कहीं 76 आर होता है। लेकिन यहाँ एक सबसे बढ़िया 24 आर से सारा काम चलाता है। सेम यही बात जेजे एक्ट की करते हो तो जेजे
सब्जेक्ट भी यही कहता है कि जब किसी चाइल्ड को आप अप्रीहेंड करते हैं तो उसको बोर्ड के सामने कितने टाइम में ला के देना होगा, 24 आवर के अंदर ला के देना होगा। तो 167 भी कुछ ऐसे ही कहता है। आरजीएस में 2015 का क्वेश्चन भी था ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन सबसेक्शन 1 कहता है 24 आवर में कंप्लीट होनी चाहिए। सबसेक्शन 2 कहता है 24 आवर में क्या नहीं हुई तो क्या करोगे। तो हमारे पास दो रास्ते खुल जाएंगे, खुल जा सिम सिम के दरवाजे खुलते हैं ना, सेम वैसे दरवाजे हमारे यहाँ खुल जाएंगे। एक हमारे पास आ जाएगी पीसी और एक हमारे पास आ जाएगी जेसी। पीसी का मतलब होता है पुलिस कस्टडी और जेसी का मतलब होता है जुडिशियल कस्टडी। ये दोनों कस्टडी आपके पास है। पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कितने दिन की हो सकती है, बोला 15 दिन की हो सकती है, 15 डेज की। अब क्या करना है, 15 डेज एक साथ, बोला नहीं, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन अलग अलग टुकड़ों में ली जा सकती है। तो बोला जेसी कितने टाइम दे सकते हैं, 24 आवर में नहीं हुआ। तो बोला उसके भी अलग अलग मैटर है। कैसे अलग अलग मैटर है, देखो मैंने सब सेक्शंस बनाए। ए कहता है कि 15 दिन की पीसी दे दो, बी कहता है कि रुकिए भाई, अगर मैटर ऐसा है तो 60 दिन भी हो सकता है और 90 डेज भी हो सकता है। बोला कब, बोला कोई मैटर डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एक्सीडिंग 10 ईयर्स है तो 90 डेज में होगा। और अगर बिफोर 10 ईयर्स है, लेस देन 10 ईयर्स है सॉरी, तो 60 दिन में हो जाएगा। देन क्या होगा, 60 भी हो गया, 90 भी हो गया तो क्या होगा, तो एक वर्ड आता है डिफॉल्ट बेल। यानी यहाँ पर 90 डेज कंप्लीट होते इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो आपको बेल का राइट मिल जाएगा, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट बेल। इसलिए यहाँ पर बेल का राइट है। ये बेल का राइट यहाँ पर दिया गया है। और बेल का राइट ये आया कहाँ से हमारे पास, तो आया हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल कहता है कि हम लोगों को बेल का राइट है, एक बार सोचिएगा जरूर इसके बारे में। देन आते हैं हमारे पास, यहाँ पर कहता है सबसेक्शन नंबर बी कहता है कि बी में क्या रहेगा कि जब कभी भी किसी पर्सन को अगर हमें पीसी और जेसी देना है तो एक बार उसको फिजिकली अपेयर करना होगा, उसके बाद डे बाई डे आप क्या कर सकते हैं, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है। इसका जो क्लोज सी पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट क्या नहीं दे सकता है, किसा पीसी नहीं दे सकता है। तो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कब दे सकता है, बोला ऑथराइज बाई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ऑथराइज करेगी तो ही दे सकता है, अन्यथा उसको पीसी देने का अधिकार नहीं होगा। देन हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि सबसेक्शन नंबर 2 कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है, खांसा दे सकता है, कितने टाइम दे सकता है, 7 डेज दे सकता है। 7 डेज में अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेशन नहीं होता तो क्या होगा, कोई बात नहीं, हम उसको बेल पे छोड़ देंगे, इसे डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। सबसेक्शन 3 हम पढ़ेंगे अगर कोई फीमेल है तो फीमेल को जेल में न रखे, कोई नारी निकेतन या उसमें रखेंगे। सबसेक्शन 4 कहता है अदर देन CJM जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अगर कोई भी क्या करता है पीसी देता है तो अपने रीजंस लिखकर और उसके लिए कहाँ भेजने पड़ेंगे, CJM के पास भेजने पड़ेंगे। सबसेक्शन नंबर 5 और 6 पढ़ेंगे अगर समन मैटर है और समन मैटर विद इन 6 मंथ में कंप्लीट नहीं होता इन्वेस्टिगेशन तो खत्म हो जाएगा और वो फाइल बंद हो जाएगी। तो सबसेक्शन 6 कहता है उस फाइल को दोबारा रीओपन कराना तो क्या होगा, पूरा कोर्ट ऑफ सेशन के पास आपको जाना पड़ेगा। अगर ये कोर्ट ऑफ सेशन की मैं बात करती हूँ तो पहले भी हमने एक ऐसी प्रोसीडिंग पढ़ी है जिसमें कहा था कि अगर आपने बॉन्ड का ब्रीच किया तो मैं आपको ब्रीच करने पर जेल में डाल दूंगा और आप तब तक जेल में रहेंगे जब तक कि कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डर नहीं दे देता। और ये हम बात कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 122 में। तो यहाँ पे 122 भी हम लिख सकते हैं खुद की याद करने के पर्पस के लिए, यानी एक सेक्शन चलते चलते हम रिकॉल कर सकते हैं कि इससे पहले चीज़ें कहाँ कहाँ हमने पढ़ी। क्योंकि आपको क्या लगता है एक ही दिन में सब कुछ याद हो जाता है, पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना ही पड़ता है। तो देन आता 167 खत्म होता है। ये भी आपका 10 नंबर का सवाल है एडजस्टमेंट का, यानी 164 भी 10 नंबर का क्वेश्चन है और 167 भी 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। देन आता है हमारे पास 168 कहता है कि जब आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया तो आप पुलिस के मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है तो कौन जा सकता है, खुद भी जा सकते हैं, अपने सबऑर्डिनेट को भेज सकते हैं। 169 एक वर्ड सुना होगा आपने, FR। क्या वर्ड सुना आपने, FR का फुल फॉर्म होता है फाइनल रिपोर्ट। एक होता है चालान और दूसरा हम क्या वर्ड सुनते हैं, चालान। इन चालान और FIR में क्या अंतर है, देखो जब भी पुलिस चालान पेश करती है तो ट्रायल स्टार्ट होती है, यानी बिफोर ट्रायल चालान आना चाहिए और जब FR होती है तो मामला खत्म हो जाता है। तो 169 यही कहता है कि जब सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो मैटर क्या होगा, वहीं खत्म हो जाएगा। तो याद रखना अगर आपसे कोई पूछे CRPC में FR कहाँ है, क्योंकि वैसे FR किसका है, पुलिस एक्ट का रिपोर्ट है, पुलिस एक्ट में डेफिनेशन दी गई है, लेकिन CRPC में इनडायरेक्ट पूछे तो कहाँ बताएंगे आप, 169 के अंदर। अगर मैटर बनता है तो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो 179 कहते हैं चलिए प्रोसीडिंग अब स्टार्ट करते हैं, ग्राउंड से हमारे पास अब ट्रायल स्टार्ट हो जाएगी। 171 कहता है कि जो कंप्लेनेंट हमारे पास आ रहे हैं, जो विटनेसेस आ रहे हैं, उनको मजिस्ट्रेट पुलिस के साथ जाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने पहुंच जाएंगे। तो 172 वेरी इंपॉर्टेंट है, प्री के बहुत सारे सवाल बनते हैं यहाँ से। ये आपसे पूछता पुलिस डायरी से आप क्या समझते हैं, क्या कहता है आपको, पुलिस डायरी से आप क्या समझते हैं। पुलिस डायरी का मतलब होता है जहाँ पुलिस डे बाई डे अपने काम करती है। सबसेक्शन 1 कहता है कि यहाँ पर डेली जो काम करेगी वो डे बाई डे वाला काम वो उसमें लिखेगी। सबसेक्शन 1A कहता है और 1B कहता है। 1A कहता है इसमें 161 के बयान भी होते हैं। तो 1B कहता है कि अगर एक से अधिक बुक हो गई तो उन सबको जल्दबंद कर दी जाएगी और नंबरिंग दे दी जाएगी। ये सबसेक्शन नंबर 2 कहता है। बात कर रहे थे 172 की, ये है हमारे पास पुलिस डायरी। पुलिस डायरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बोला पुलिस डायरी में डे बाई डे लिखा जाता है।
इसका सेक्शन 1A जो कहता है वो कहता है 161 के बयान भी इसमें होते हैं, 161 के जो बयान है वो भी इस पुलिस डायरी में लिखे जाते हैं। फिर बी कहता है कि अगर एक सदी को डायरिया हो जाती है तो उसको पेपर बंद करके उसको नंबरिंग लगा लेंगे। हम जो पढ़ेंगे इसका सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ये बड़े काम के हमारे लिए। सबसेक्शन 2 बड़ा काम का है, ये कहता है कि इसकी रिफ्रेश मेमोरी कर सकता है। तो रिफ्रेश मेमोरी कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर। ये कहाँ पढ़ते हैं? प्रोविजन 159 एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं। तो वाला रिफ्रेश मेमोरी सिर्फ पुलिस वाला ही कर सकता है और ये डायरी कभी भी एविडेंस में काम नहीं आती। ये सिर्फ मजिस्ट्रेट अपने केस से रिलेटेड मैटर में हेल्प ले सकता है, ना तो उसको प्रोसिक्यूशन देख सकता है ना इसको अक्यूज देख सकता है। देन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 173 बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अजीब ही सेक्शन चलता है। हम आज तक इसको एक ही बात पढ़ते हैं, पुलिस रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट, जबकि यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट भी भेजी जाती है। कौन सी मेडिकल रिपोर्ट भेजी जाती है? जो सेक्शन 54A में बनते 53A में बनती है और 164A में बनती है, यानी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी यहीं पर आती है सब सेक्शन नंबर 5 के अंदर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सब सेक्शन 1 की, आपको इमीडिएटली देनी होगी। सब सेक्शन 2 कहता है 173 का जो हमारी पुलिस रिपोर्ट है। और अगर 2 की बात करती हूँ तो फिर हमारे हमेशा इसके साथ क्या याद रखना पड़ता है? 2 का R। ठीक है, सब सेक्शन नंबर 3, 4 हमारे लिए। इसका एक 1A है, वो हमारे लिए बड़ा काम का है। अमेंडमेंट हो चुका है 1A के अंदर। अगर कोई मैटर नहीं आता 1A के अंदर तो उन्होंने कहा कि क्या होगा 1A के अंदर कितने महीने में कंप्लीट करना होगा। पहले यहाँ पर 3 महीने थे, अब अमेंडमेंट हो गया, उसको 2 महीने कर लीजिएगा। पूरा नंबर एक्ट है तो नया ले लीजिएगा। तो जो रेप केसेस है उसमें आपको 2 महीने में करनी है, बाकी आप आराम से उसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जो हमारा सब सेक्शन 8 है उसको हम कह सकते हैं सप्लीमेंटल चालान कह सकते हैं, उसको होता है अतिरिक्त प्रोसीडिंग कह सकते हैं। वो हमारे लिए काम का है। डायरेक्ट APO के एग्जाम में आता है कि कौन से सब सेक्शन में कहा गया है सप्लीमेंटल चार्जशीट के बारे में, तो आप बताएंगे 173 के सब सेक्शन 8 में। सेम ऐसा प्रोविजन हम CPC में भी पढ़ते हैं। देन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 174 हमारा कहता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट यानी पंचनामा। ये पंचनामा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक बार एक जज साहब सेलेक्ट हो गए थे किसी जुडिशरी के अंदर, तो मेरे हस्बैंड पढ़ रहे थे उसका इंटरव्यू। तो उनके इंटरव्यू पढ़ते तो उनको भी लगता ना मेरी वाइफ तैयारी कर रही है तो 2-4 बातें पूछ ही लेता हूँ। तो मुझसे पूछ रहे थे पंचनामा क्या होता है। तो मैंने बताया था 174 का कि जब मौका हुआ है ना, अगर कुछ हो जाता है तो अपन देखते हैं टीवी के अंदर पूरा का पूरा पेन से ऐसे निशान किए हुए होते हैं कि यहाँ ऐसी बॉडी गिरी थी। फिर वहाँ रेपुटेटेड जो लोग होते हैं उनके 2 लोगों के साइन कराते हैं, मिनिमम 2 होते हैं, मोर देन कितने भी हो सकते हैं। मैंने उनको पूरा बताया क्योंकि वो लोग बैकग्राउंड से नहीं है, वो तो किसी का इंटरव्यू पढ़ रहे थे। बोला नहीं तो गलत बोल रही है मैं, क्यों कि पंचनामा वो होता है जब 5 लोग साइन करते हैं। अब अगर ऐसे लोग भी जुडिशरी में सेलेक्ट हो सकते हैं तो ठीक है, हमारी जरूरत ही नहीं जुडिशरी में, फिर कोई मतलब ही नहीं है हमारा वहाँ बैठना। तो अब मैंने उनको समझाया पर वो मान ही नहीं रहे, क्योंकि जब किसी बंदे का जो सेलेक्ट हो गया उसका इंटरव्यू पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है तो मुझे कैसे मान सकते हैं, क्योंकि वो लॉ से फील्ड नहीं है। तो कई बार मैंने क्लास में बताया कि देखो कभी ऐसा होता है तो इंटरव्यू वाला कभी भी आपको ठीक नहीं करता है, और देन आप सेलेक्ट हो जाते हो और फिर आप कहीं इंटरव्यू खुशी से देते हो तो कम से कम वहाँ आंसर सही कर लो, नहीं तो फिर हमें लगेगा यार ऐसे बच्चे जज बन जाएंगे तो फिर हम बन के भी क्या करेंगे। तो ये हमारी इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, इसको हिंदी में मर्ग रिपोर्ट कहते हैं और इसको पंचनामा भी कहते हैं। जो मौका मुआयना के तो तैयार होता है और किसको भेजा जाता है, ये DM SDM को भेजा जाता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। कौन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा? बोला जो DM और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्ट होगा, ऑथोराइज किया जाए होगा, वो ऑथोराइज पर्सन इसको कर सकता है। देन हम पढ़ेंगे 175। ये 175 आप लोगों के लिए ध्यान देखना, यहाँ पे आपके आसपास सुबह सुबह कोई जा रहे थे 174 में कोई आपको डेड बॉडी मिली जो अननेचुरल थी, आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस से बड़े खुश हो रहे थे और सेल्फी वेलफेयर ले रहे थे और आपने भी वहाँ पे भूल पे साइन कर दिया एज ए विटनेस। आपको बता दें वो विटनेस बन जाओगे तो 175 में सम्मन आएगा, और समन आना आप नहीं गए तो ऑफेंडर और हो जाओगे। तो अपने खुश होकर साइन वाइन करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली लॉ स्टूडेंट को, क्योंकि और कोई भी वो स्टूडेंट जो की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, क्योंकि एक बार आप चले गए नहीं जा पाए, देन आपके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई तो आपको भी लाइफ में क्या नहीं बन पाओगे, सरकारी जॉब वाले नहीं बन पाओगे। तो अपने विटनेस से दूर ही रहना है, ताकि ना आप करोगे और ना आपके पास 175 लगेगा। अब एग्जाम एक सवाल आता प्री का, कस्टोडियल डेथ कौन सा सेक्शन में दी गई? वो दी गई 176 में। इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन 2 मजिस्ट्रेट करेंगे, एक एग्जीक्यूटिव करेगा एक जुडिशरी करेगा। वैसे तो जनरली सारा काम जुडिशरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही करता है, नेचुरल डेथ होना, शादी के 7 साल के अंदर डेथ होना। लेकिन जो जेल के अंदर डेथ होती है, जेल में किसी के साथ कोई रेप होता है, वहाँ पर हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी पढ़ेंगे 176 के अंदर किसी को दफना दिया गया है तो वापस उसको निकालने के लिए मजिस्ट्रेट आ सकते हैं। जब उसकी बॉडी को वहाँ से निकाल रहे हैं तो उसकी फैमिली वहाँ खड़ी भी हो सकती है, चाहे तो मना कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर फिर से एक 24 आवर की कि मेडिकल कराना है और वो बहुत दूर से लेके आ रहे हैं और मौसम ख़राब है और बॉडी के सड़ने के चांसेस हैं, गलने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर नियर बाई कहीं पर भी 24 आवर के अंदर क्या कराया जा सकता है?
है तो बोला 24 आवर के अंदर उसका मेडिकल कराया जा सकता है। तो ये तो था प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर प्री के अंदर ये देखिए पूरा चार्ट जो बना है, इसे प्री में जितने सवाल बने हैं वो सारे के सारे आपके इसमें आ गए। 174 को मैं लिख नहीं पाई थी, ये भी यहाँ पे लिखवा देते हैं हम लोग कि क्या क्या होता है, 2-2 3-3 पॉइंट। तो जो हम लोगों का जो क्लासरूम में पढ़ाने का तरीका वही होता है कि आज के दिन हम पूरे एक चैप्टर की कहानी सुनाते हैं, कंसेप्ट क्या है, कोड से कैसे रिलेट करता है, प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में क्या होता है, और उस प्री के कितने साल बनते हैं आपके बोर्ड के। फिर बच्चे जाते हैं घर और रीड करके आते हैं, क्योंकि देखो जब तक आप घर से रीड करके नहीं आओगे, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, किसी भी टीचर के पास चले जाओ, वो आपको घोट कर नहीं पिला सकता है, वो आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकता है। तो उसके लिए आपको पढ़ना होता है। तो पहले दिन की जो कहानी होती है उससे एक फ़ायदा होता है कि बच्चा घर जाके रीड करके आता है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट ऐसे आते हैं यहाँ से बैग उठाया, घर गए, बैग पटका, वहाँ से दूसरे दिन उठाया, वापस ले आए, और देन वो हमसे होप करते हैं कि आपने हमें समझाया नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कुछ कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। अभी हम लोगों ने एक नया इनोवेशन किया, नया इनोवेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम लोग डायरेक्ट भी पढ़ाते हैं, और हम लोग डायरेक्ट के साथ साथ अब हम लोग कमेंट्री भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, आप उसके लिए दूसरी चीज़ें भी इसके आपके साथ में आ सकती हैं। आपको बुक से रेफर कर सकते हैं, बुक्स में अगर हमें कोई की पॉइंट लगते हैं हम वो लिखवा सकते हैं, ताकि क्लास का क्लास में हो जाए, घर जाके आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। जो नोट्स आपके प्रिपेयर होते हैं वो साथ साथ हो जाते हैं। मैं फिर से कहूँगी कि यूनिक लोग क्लासेस नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाती हैं, लेकिन नोट्स प्रोवाइड करने में मदद करती है। जो स्टूडेंट यहाँ ज्वाइन करता है उसको नहीं समझ में आता है, बाकायदा हम अपने हाथ से उनको नोट्स बना के देते हैं कि आप उसको वापस अपने में आराम से लिख सकते हैं। जो नोट्स बनाने का हमारा तरीका होता है, ये प्री पॉइंट था तो पहले में हमने पूरा प्री का करवा लिया, तो 2 पेज उनके प्री के हो गए, क्योंकि प्री भी तो निकालना जरूरी है, वही केवल मेन तो नहीं निकलेगा, लेकिन हम मेन साथ में कराते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि हम कहते हैं मेन की तैयारी करोगे तो प्री निकल जाएगा। तो ये तो था प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेन के लिए क्या करते हैं, फर्दर हम उसको पूरा रीड कराते हैं। हाँ, यूनिक लोग क्लासेस की एक और यूनिकता है कि हम लोग यहाँ डायरेक्ट रीड कराते हैं। कई बार लोगों को लगता है डायरेक्ट क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों करा रहे हैं। तो हमारे कहीं ऐसे एग्जाम होते हैं जो ओपन बुक होते हैं, उस कंडीशन में कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, अब बुक आपके हाथ में डायरेक्ट, लेकिन आपको पता ही नहीं वो है कहाँ, तो वहाँ आप मरे जाते हो। इस वजह से हमारे एक स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ, उसका 25th रैंक आया था डीजीएस में, क्योंकि वो शुरू से यहीं पढ़ा और हमने उसको हमेशा डायरेक्ट ही पढ़ा है, तो उसको वो बेनिफिट वहाँ पे मिला है। साथ में हम कमेंट्री भी पढ़ाते हैं, बुक्स भी पढ़ाते हैं, चाहे वो केलकर की हो, चाहे रतनलाल धीरजलाल की हो, या इवन तो हमें और कोई अच्छा राइटर मिल जाता है। इवन तो जो हमारे पास जो गाइड्स कहते हैं हम जिनको, जैसे कि एक बाबिल होती है आपकी, कई बार बाबिल भी बड़े अच्छे काम कर देती है, डुकी होती है वो काम कर देती है। ऐसा नहीं है कि हमें इनसे जलन है, ऐसा नहीं है कि हम इनको इग्नोर करते हैं, बट जो हमारे लिए काम की चीज़ होती है हम उसको ले लेते हैं। पढ़ो 10 बुक से, काम एक ही करो, कि उसको एक साथ एक नोट्स बना के रख लो ताकि हमेशा काम आते रहेंगे। देन हम जैसे सीआरपीसी की बात कर रही थी मैं आपकी, इसमें मैंने आपको 4 सेक्शन स्किप कराए, सिर्फ टाइटल याद कराए, बाकी कुछ नहीं, उसका कंसेप्ट बता दिया कहना क्या चाहता है। तो कुछ स्किप भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर सारा पढ़ लिया तो माइंड में ओवरलैपिंग हो जाएगी, दिमाग को आप तो छोटा सा, तो कैसे पॉसिबल कर पाओगे ये सब करना। तो इस तरह से हम लोगों का जो क्लासरूम स्टडी चलता है। 11 सितंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम प्री मेन दोनों साथ में करवाते हैं। लॉग का पॉइंट ऑफ व्यू से हर रोज एक जिसे कहते हैं डेली टेस्ट होता है। आज जितना मैंने पढ़ाया है वो कल आते ही सबसे पहले सारे सेक्शंस आपको लिखने होते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही चीज़ें याद हो जाएगी। देन होता है वीक में एक टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है आपके पास, वो ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। जितना आपने मंडे टू फ्राइडे सैटरडे पढ़ा वो होगा आपका, और उसके बाद 15 डेज के अंदर अपन 1 तारीख से लगा के 15 तारीख तक जो पढ़ा है उसका रिटन टेस्ट होगा। तो ऐसे करके हम लोगों की प्रिपरेशन चलती है। अधिक आपको कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको कुछ पूछना है क्लास के बारे में, तो आपको एक नंबर मिलेगा, आप उसको कॉल करके डिटेल जान सकते। Hello everyone, I am Archana Sharma and I am from Noida. I am a student of SULC online classes Jodhpur, which runs by Urmila Rathi ma'am. I joined the classes last year for judiciary preparation. After completion my graduation, I decided to go for judiciary preparation. So I searched on internet about the online classes, and then I found one video of Urmila Rathi ma'am. That day I decided to take online classes from ma'am. So next day I called her and asked about the online classes. That time it was only offline. However, she took my concern into the consideration and she told me that she will let me know in future if it is possible. One lucky day she informed me about the online classes, and without giving any second thought I just enrolled myself into the RGS course. And now I want to share my experience about the online classes. That one it is time efficient. It's a boon for homemaker like me, and even in lockdown situation we were able to attend the classes daily. And ma'am always take weekly test assessment to keep you on track. She gives you test series for helping to evaluate yourself, and ma'am always correlate different section with each other so that you can revise daily.
and she provides you depth knowledge of every topic. And the best part of it is of the online classes, that is daily 15 to 20 minute revision is compulsory prior to the class, and it boosts up your confidence. As we know that whatever we learned in the graduation courses, it was very basic, but ma'am provide you the thorough knowledge of the law and judiciary point of view. And she always solve the problem based question also for main exams. And ma'am is a good mentor and a best motivator, and I think she is a true inspiration for all, and I would recommend to all of you for joining the classes online. Thank you so much. कि लगभग 1 महीना हो चुका है पूरा। और सबसे अच्छी बात मुझे ऑनलाइन क्लास की यही लगती है कि जो हमारे आने जाने में आधा घंटा बर्बाद होते हैं वो बचते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के ऑनलाइन क्लास का माहौल ही ऐसा लगता ही नहीं कभी कि ऑनलाइन क्लास है। ऐसा लगता है कि हम ऑफलाइन में बैठे हैं, मैम के बिल्कुल सामने बैठे हैं, बिल्कुल सारी वही चीज़ें, सब कुछ बिल्कुल टेस्ट होना और क्वेश्चन पूछना और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि ऑफलाइन में होता है। दूसरी चीज़ ये बहुत अच्छी है मैम की कि जब मैम पढ़ाना शुरू करती है कि कोई भी एक्ट उठाती है तो वो बिल्कुल चैप्टर वाइज उठाती हैं उसे, और चैप्टर वाइज इस तरह पढ़ाती चली जाती हैं कि 511 धारा, 484 कितने ऑर्डर है, कितने रूल्स हैं, कभी वो बर्डन नहीं लगता है, बहुत आराम से याद होता चला जाता है। तो सबसे अच्छी बात यही होती है कि मैम पढ़ाते पढ़ाते याद कराते चली जाती हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे लिए एग्जामिनेशन हॉल के लिए, क्योंकि हम कितने भी नोट्स बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन जब तक याद नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है हम नोट्स या कुछ भी। तीसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है मैम की कि जो 6 दिन पढ़ाई रहती है उससे हफ्ते के लास्ट दिन हम लोग का उन्हीं चीज़ों का टेस्ट लेती हैं कि हमने, और उससे हमें पता चलता है कि हमने 6 दिन क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। एक और चीज़ मैम की बहुत अच्छी लगती है, हम लोग से मैम नोट्स बनवाती है, हम लोग को उन्होंने नोट्स बनाना सिखा दिया है और उन नोट्स को मैम चेक भी करती हैं सब। और मैम की मतलब इतनी सारी बातें हैं कि हम सिर्फ इस छोटे से वीडियो में नहीं कह सकते, और शायद मेरे अंदर इतनी क्वालिटी भी नहीं है कि हम बता सकें या मैम को डिफ़ाइन कर सकें कि मैम कैसा बनाती है। बस मुझे इतना पता है कि जब से हम यहाँ पर जुड़े हैं, मैम की क्लास से हम जुड़े हैं, मुझे पूरी तरीके से मैं एक नई ऊर्जा के साथ फिर से मेहनत करने लगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब बाकी तो कर्म करना हमारा फल है, बाकी तो होना ना होना भगवान के हाथ में है, लेकिन कम से कम वो आत्मविश्वास तो आया मैम की क्लास से जुड़ने से कि हाँ हमारा हो सकता है, हम भी कर सकते हैं। ये मैम का मुझे मोटिवेशनल स्पीच बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा स्पीच देती हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही देती हैं या इससे ज़्यादा 1 मिनट या 2 मिनट ही बोलती हैं, लेकिन वो 1 मिनट या 2 मिनट ही बिल्कुल जादू कर देता है। कुल मिलाकर मुझे इस क्लास से जुड़कर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा, और मुझे थोड़ा सा बस पछतावा होता है कि काश मैं पहले जुड़ गई होती, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी जुड़ें तब भी बहुत अच्छा। बस सब कुछ इसी तरह अच्छे से हो रहा है, अच्छा होता रहे और अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, बस यही चाहते हैं हम उर्मिला मैम से हमेशा जुड़े रहेंगे, सिलेक्शन के बाद भी, और सिलेक्शन के पहले तो हम जुड़े हैं। उर्मिला मैम बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छी हैं, भगवान उन्हें सारी खुशियाँ दें। वो हम लोग के साथ इतनी मेहनत कर रही है, इतनी मेहनत कोई भी नहीं करता है। थैंक यू मैम।